आप सभी को सादर नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दवाई क्यों खाती है? चाचा अम्मा को दे दूंगा। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल लखनऊ के स्वायत्त संघ भारतीय हरित हिंदी सेवा समिति द्वारा आयोजित पंडित प्रताप नारायण मिश्र की वैसे आज 128वीं पुण्यतिथि है और हम उनको याद कर रहे हैं 166 वर्ष पहले हुए उनके जन्म से लेकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखन विधा शैली के अनुकरण करने वाले आत्मसात करने वाले पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जो भाषा था, जो शैली था, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के तर्ज पर था। उनका अनुकरण कर रहे थे, इसलिए उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र की कापी या द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहे गए। और हमारा ये प्रयास रहा है सदा से कि हमारे भूले बिसरे साहित्यकार, पत्रकार जिनकी जयंती हो अथवा पुण्यतिथि हो, उन पर हम उनको एक बार स्मरण करते हैं, इसलिए कि आज की हमारी नई पीढ़ी को जानकारी मिल सके और प्रेरणा मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और विनम्र नमन करते हैं। आज हम जिस विषय पर उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं वह हिंदी गद्य के निर्माता पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता हैं डॉक्टर विजयानंद जी। ये वाराणसी मंडल के अंतर्गत गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं और संपादन विशारद, साहित्य रत्न, परास्नातक, विद्यावारिधि, विद्यासागर, पीएचडी, डिलिट, मानद आदि की उपाधियां हैं। और आपने विभिन्न संस्थाओं में सचिव, महामंत्री भी हैं और तमाम ऐसी संस्थाओं में निदेशक, रिसर्च फाउंडेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद प्रयागराज। और उनके नाम की जो चमक है वो उनके साहित्यिक कृतियों और रचनाओं से है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर राकेश शुक्ल जी हैं, ग्राम नेवली, जनपद फतेहपुर में, मूल निवास सिकंदरपुर गढ़, जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं। आपने एमए हिंदी और पीएचडी किया और इस वक्त हिंदी विभाग विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में प्रोफेसर हैं। और इनके भी 2 कविता संग्रह तथा 3 समीक्षा की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 5 पुस्तकों का संपादन
10 वर्षों तक साहित्यिक पत्रिका वंदना का संपादन, 30 वर्ष का अध्यापन है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा शोध पत्रिकाओं में 75 शोध पत्र, 50 से अधिक आलेख तथा 100 से अधिक पुस्तक समीक्षाएं प्रकाशित। आकाशवाणी लखनऊ से विभिन्न विषयों पर 2 दर्जन से अधिक वार्ताएं प्रसारित हुई हैं और इन्होंने 16 विद्यार्थियों का शोध निर्देशन किया है तथा 21 विद्यार्थियों के लघु शोध का निर्देशन भी किया है और आपको अनेक संस्थाओं द्वारा बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अब मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए डॉक्टर विजयानंद जी को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व में आपके बीच जो उपस्थित है हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, भारतीय वरिष्ठ चंदेंदी सेवा समिति के निदेशक और लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिका नवनिकष के संपादक और साथ में डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी, वो भारतीय वरिष्ठ चंदेंदी सेवा समिति की सचिव तथा नवनिकष पत्रिका की सह संपादक। हम इनका भी आपका स्वागत करते हैं आपका। और हमारे बीच में उन्नाव से वरिष्ठ साहित्यकार श्री मोहनलाल मिश्र, एडवोकेट धीरज जी हमारे बीच में है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो मैं विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए माननीय डॉक्टर विजयानंद जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संस्कृति एवं साहित्य संस्थान झूसी प्रयागराज को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पंडित प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व कृतित्व पर अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर विजयानंद जी। डॉक्टर विजयानंद जी। हेलो, डॉक्टर विजयानंद जी उपस्थित हैं? लगता है वो इस वक्त उपस्थित नहीं है। मैं डॉक्टर राकेश शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हिंदी गद्य के निर्माता पंडित प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व कृतित्व पर अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर राकेश शुक्ल जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के स्वायत्त अंग भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के तत्वावधान में पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की 128वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस वेब संगोष्ठी में बड़े सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय विजयानंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संस्कृति एवं साहित्य संस्थान प्रयागराज, विद्वान साहित्यकार शिक्षाविद तथा संपादक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी हमारे गुरुतुल्य हैं,
विदुषी बहन, संपादक, शिक्षाविद और इस संस्थान की भारतीय हिंदू हिंदी समिति की सचिव डॉक्टर प्रेमिला अवस्थी जी, आदरणीय मोहनलाल मिश्र जी, धीरज जी और सभी साहित्यकार बंधुओं, साहित्य प्रेमी बंधुओं, बहनों जो इस वेब संगोष्ठी के इस ऑनलाइन पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ करके। और अपनी बात को कहने के पहले बहुत विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं न तो इस विषय का विशेषज्ञ हूँ और न ही कोई एक अच्छा वक्ता हूँ, एक साधारण सा शिक्षक हूँ। वो निश्चित तौर पर आदरणीय डॉक्टर पांडे सर और प्रमिला दीदी का स्नेह मिलता रहता है। उन्होंने मुझे आदेशित किया कि आपको इस विषय पर कुछ बोलना है। मैं विगत एक हफ्ते से प्रयागराज में था, एक दायित्व का निर्वहन कर रहा था और मुझे लग रहा था कि संगोष्ठी में वहीं थोड़ा 1 घंटे का समय निकाल के कहीं बैठेंगे और तब बात हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि मैं एक दिन का अवकाश लेकर के कानपुर आया और अपने निवास पर ही तो मैं रास्ते में ट्रेन के सफ़र में थोड़ा बहुत मैंने कुछ देख लिया था कि क्या मुझे कहना है, कुछ बिंदु, कुछ बातें। निश्चित तौर पर आपाधापी और भागदौड़ में जिस तरह से एक व्यवस्थित अध्ययन मुझे करना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन अपनी बात रखूंगा। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है मेरे लिए, बहुत सौभाग्य का विषय ये है कि पंडित प्रताप नारायण जी मिश्र हमारे गांव सिकंदरपुर कर्ण से, उनका जो गांव है वो मात्र 6 या 7 किलोमीटर है, बेथर बैजे गांव। और बैजे गांव वो जो रायबरेली वाली सड़क जाती है आगे, वो सिकंदरपुर कर्ण हमारा गांव है। तो ये हमारे सौभाग्य का विषय है। तो जब भी वहाँ से निकलता हूँ आज़ाद मार्ग से और फिर अचलगंज मिलता है और फिर जब अपने गांव की तरफ मुड़ता हूँ तो जैसे ही बेथर मुझे एक स्मारक देखता हूँ प्रताप नारायण मिश्र जी का, तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिलता है प्रणाम करने का और उस स्मारक को देखने का, उनकी आदम कद मूर्ति को प्रणाम करने का सौभाग्य मिलता है। ये मेरे लिए बहुत विशेष बात है। जैसा कि विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हिंदी गद्य के निर्माता प्रताप नारायण मिश्र। तो चूंकि हिंदी गद्य पर हमें अपनी बात को सीमित रखना, इसलिए मिश्र जी का कृतित्व तो बहुत बड़ा कृतित्व है। मात्र कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि 38 वर्ष की अवस्था जिसने प्राप्त की हो, मात्र 38 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता के क्षेत्र में, उन्होंने निबंध के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में और संपादन के क्षेत्र में, पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में, आप देखें कि और गद्य की विधाओं में भी, नाटक के क्षेत्र में और अनुवाद कार्य तो उनका बहुत ही है। तो इस प्रकार से इतना व्यापक, बहुविध और विपुल साहित्य कर्म करना, विजयानंद जी आपकी आवाज आ रही है आपको? बहुत बड़ी। आप अनम्यूट दबा दीजिए, आपका अनम्यूट। कौन है? अनम्यूट आप दबा दीजिए। जी, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ प्रमिला दीदी से कि अगर मुझे जो भी समय निर्धारित है, हो सकता है मैं उस समय का अतिक्रमण कर जाऊं, तो मुझे थोड़ा सा इंगित कर दीजिएगा, टोक दीजिएगा, ताकि मैं अपनी बात को समय के अंतर्गत सीमित कर लूं, क्योंकि विषय बहुत व्यापक है और बातें भी बहुत है। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। जी जी जी, धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पंडित प्रताप नारायण जी मिश्र का आविर्भाव जिस दौर में हुआ था, वो दौर एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जब एक तरफ हमारी जो देश की जो चेतना थी वो नई करवट ले रही थी, और दूसरी तरफ जो हिंदी गद्य का विकास है उसकी दृष्टि से भी हिंदी एक नई करवट ले रही थी। यानी कि एक साथ ये समय शुरू होता है हमारे राजनीतिक परिदृश्य का भी और हिंदी के परिदृश्य का भी, लगभग। हम सब जानते हैं कि जो पुनर्जागरण आंदोलन था, उस पुनर्जागरण आंदोलन ने इन दोनों के लिए बहुत बड़ा काम किया। एक तो देश की राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से और हिंदी के विकास की दृष्टि से भी इन दोनों ने बहुत बड़ा काम किया। हम सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले बंगाल में शिक्षा का विकास होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से प्रभावित होकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को किया, फारसी को हटा करके अंग्रेजी माध्यम शुरू किया, और उसके बाद 1937 में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को स्थान दिया गया। 1813 के चार्टर में ईसाई धर्म प्रचारकों को अनुमति दी गई कि वे अपने यहाँ हमारे देश में आएं
और ईसाई मिशनरियों के माध्यम से या अपने अंग्रेजी माध्यम की स्कूल कॉलेजों के माध्यम से वे कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा और अपनी संस्कृति और अपने धर्म का भी प्रचार करें। अब इन सब चीजों के पीछे जो एक काम हुआ वो बहुत अच्छा कार्य ये हुआ कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो अंग्रेजी भाषा के जानकार थे और अंग्रेजी के विद्वान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उस माध्यम से, और केशव चंद्र सेन जी ने प्रार्थना समाज के माध्यम से, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज के माध्यम से, बाद में हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के द्वारा और थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा, ये इस प्रकार से इसी तरह से सत्य शोधक समाज है, ये इस तरह के बहुत सारे जो आंदोलन थे, वो जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन थे, उन आंदोलनों के माध्यम से उनकी कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, भले उनके अपने धर्म के लिए प्रकाशित होती थी। तो इसलिए हमारे हिंदी सेवकों का भी ध्यान गया कि क्यों ना हम भी अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए, या आर्य समाजी जो लोग थे वो आर्य समाज अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए क्यों ना हम भी पत्रिकाएं निकालें और हम अपनी भाषा के माध्यम से पत्रिकाएं निकालें और हमारी भाषा का इस तरह से प्रचार प्रसार हो और हमारे विचारों का भी प्रचार प्रसार हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक प्रकार से एक पृष्ठभूमि हमें मिल गई थी, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे पृष्ठभूमि में, एक पृष्ठभूमि मिल गई थी कि हिंदी को भी अपने समाज के जागरण के साथ साथ भाषा के विकास की भी एक दृष्टि मिली, और हिंदी भाषा, हिंदी गद्य का विकास, क्योंकि अभी तक केवल कविता का विकास हो रहा था, लेकिन जो समाज को संदेश देना था, जो राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत करना था, वो केवल कविता के माध्यम से नहीं हो सकता था। इसीलिए हमें निबंधों की जरूरत थी, हमें अनुवाद की जरूरत थी, और इन सारे विचारों को हम निबंधों के माध्यम से हमें प्रकट करना था। तो इस दृष्टि से ये काम बहुत बड़ा हुआ। और हम सब जानते हैं कि 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन, उसके 7 वर्ष पहले भारतेंदु जी का उदय होता है, उसके 13 वर्ष पहले बालकृष्ण भट्ट जी का उदय होता है, और लगभग 1 वर्ष पहले पंडित प्रताप नारायण मिश्र का उदय होता है। तो आप ये देखें कि इन लोगों के माध्यम से एक बहुत बड़ा जो काम हुआ था कि हमारा जो जातीय साहित्य है, हमारी जो स्वस्थ परंपरा है, वो मिश्र जी को, भारतेंदु जी और उनके जो सीनियर थे, उनके जो वरिष्ठ साहित्यकार थे, उनसे उन्हें प्राप्त हुई थी। मिश्र जी से जो वरिष्ठ थे उनमें लाला श्रीनिवास दास भी थे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन भी थे, बाबू कार्तिक प्रसाद जी थे, और इस प्रकार से ये लोग पहले से ही हिंदी गद्य साहित्य में प्रवेश कर चुके थे। और निश्चित तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो हिंदी गद्य के जनक होने का सौभाग्य प्राप्त थे, उसे प्रतिष्ठित करने का काम वो कर चुके थे। तो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया था, हम सब जानते हैं। खासतौर से हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी और राजा शिव प्रसाद सिंह की जो उर्दू या फारसी बहुल हिंदी थी, उससे अलग हट करके एक नया रास्ता जो भारतेंदु जी ने निकाला था, वही रास्ता आज हमारी राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त किए हुए है। वही एक जो मध्य मार्ग की जो हिंदी थी, वो हिंदी आज राष्ट्रभाषा का, और उसका इतना साहित्य, यानी लगभग 150 वर्षों में हिंदी कहां से कहां पहुंच गई। तो एक शैशव काल में जो हिंदी थी, अब हमें ये देखना है कि उस शैशव काल की हिंदी को उंगली पकड़ करके प्रताप नारायण मिश्र जी ने किस प्रकार से उसको चलाया, किस प्रकार से उसको अंकुरित किया, विकसित किया, बढ़ाया, ये बहुत बड़ा काम था। तो हम सब जानते हैं कि भारतेंदु जी का बहुत बड़ा काम, वो मिश्र जी का बहुत बड़ा काम था, और एक संपादक के रूप में उनका जो जीवन त्याग, तपस्या, न्याय निष्ठा, संघर्ष और जीवट का था, वो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने उनको कहा है कि मिश्र जी का जो संपादन है या जो जीवन है, वो त्याग, तपस्या, न्याय निष्ठा, संघर्ष, जीवट और समर्पण का जीवन है। और उन्होंने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही है, मैं उन पंक्तियों को अपने सामने रखे हूं, मुझे बहुत अच्छी पंक्तियां लगी। उन्होंने कहा कि मिश्र जी के व्यक्तित्व में विरोधों का अद्भुत सामंजस्य था। उनमें प्राचीन संस्कार और नवीन जीवन मूल्य दोनों समाहित थे। अच्छा, उसका कारण क्या था कि एक तो बैसवारे का जो ठेठ ठाठ है, यानी जो बैसवारा वहां से बराबर जुड़े हुए थे, और दूसरी ओर उनके पिता कानपुर आ गए थे, वो कानपुर में निवास कर रहे थे, तो जो नगर बोध था वह भी, उससे भी वे अवगत थे, और गांव से भी उनका संपर्क बराबर बना हुआ था। तो दोनों की आभा एक साथ उनके साहित्य में झलकती है। आप देखें कि तिवारी जी कहते हैं कि वे दूसरे धर्मों का आदर करते थे, तो अपने धर्म के प्रति एकनिष्ठ थे।
वे दूसरी भाषाओं का आदर करते थे। हम सब जानते हैं कि हिंदी के साथ साथ उर्दू, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी के वे ज्ञाता थे, किंतु अनन्य सेवक किसके थे? हिंदी के थे। वे पीड़ित और दलितों को देखकर द्रवीभूत होते थे, किंतु अन्यायी और अत्याचारियों को देख करके उनकी भ्रकुटी तन जाती थी। तो इस प्रकार के प्रताप नारायण मिश्र विरुद्धों का अद्भुत सामंजस्य, और आप देखें कि इतना विपुल साहित्य उन्होंने रचा हुआ है। जहां तक हम उनके गद्य साहित्य के योगदान पर बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात द्रष्टव्य है कि एक निबंधकार के रूप में उन्होंने हिंदी की जितनी सेवा की, यानी हिंदी गद्य की निर्मित में अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने जो काम किया, यानी जो नींव उन्होंने रखी, वो उस समय बहुत बड़ा काम था। वो उस समय कोई छोटा काम नहीं था। हम सब जानते हैं कि जब हिंदी का कोई परिनिष्ठित रूप, यानी उसका व्याकरण सम्मत रूप भी स्पष्ट नहीं हुआ था उस समय, तब उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से गद्य में बहुत बड़ा काम किया। आप देखें कि उस समय तक हिंदी का कोई परिनिष्ठित रूप नहीं गढ़ा जा सका था। एक तरह से वो अपने शैशव अवस्था में थी। उस दौरान मिश्र जी ने जीवन के विविध विषयों पर, विविध पक्षों पर अपनी लेखनी चलाई। हम सब जानते हैं कि एक तरफ उन्होंने एक एक अक्षर जैसे ता, टा और दा जैसे वर्णों को विषय बना करके उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और विचारपरक निबंध लिखे। तो कभी उन्होंने दांत, भौं, मुछ, पेट जैसे शारीरिक अंगों को केंद्र में रख करके ऐसे शीर्षकों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बातें की, और कभी उन्होंने जो हमारे मनोभाव विषयक शब्द हैं, कभी चिंता है, स्वतंत्रता है, ममता है, मनोयोग है, निर्लिप्तता है, आत्मीयता है, संलग्नता है, ऐसे बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विमर्श किया अपने निबंधों के माध्यम से। हम सब जानते हैं, कभी गोरक्षा, कभी दशावतार, कभी नास्तिक, कभी ईश्वर की मूर्ति पूजकों की औषधि, नाथपंथी और सनातन धर्मी, पादरी का व्यर्थ स्वप्न, पादरी साहब का व्यर्थ यत्न जैसे धार्मिक विषयों पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, उनकी दृष्टि जाती थी। और कभी उन्होंने मुहावरों और कहावतों को भी अपनी लेखनी का विषय बनाया, यहां तक कि संस्कृत की उक्तियों को भी, जैसे टेढ़ी जानी शंका सब काहू, कलिमह केवल नाम आधारा, ऊंच निवास नीच करतूती आदि, और मुनि नाम च मति भ्रम, प्रेम एवं परमो धर्म, आहा कष्टम पंडिता भी थे। ऐसे बहुत सारे संस्कृत की उक्तियां हैं या हिंदी के मुहावरे और कहावतें हैं आदि। इन विषयों पर, लोक प्रचलित कहावतों और मुहावरों पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज, सबय सहायक सबल के, फूटी आंख न आजे आजे सही, फूटी आंखें आजे सही। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और बहुत आप देखें कि मरे कमारे साहमदार, एक साधे सब सधे, अष्ट कपारी दरिद्री, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो मुख्य बात ये है कि बहुत ज्यादा विषय पर न जाकर के हम अगर ये कहें कि उनका योगदान किस मामले में महत्वपूर्ण है मिश्र जी का, वो इस वजह से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस तरह के विषयों से आम जनमानस को, उस समय के आम जनमानस को जिस प्रकार से सीधे अपने आप से जोड़ा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा तो यहां तक कहते हैं कि दूसरा प्रताप नारायण मिश्र आज तक पैदा ही नहीं हुआ, यानी इतने साहित्यकार उनके बाद आज तक आए, लेकिन अपने पाठकों के साथ संवाद करने की जो कला थी, बतकही की जो कला थी निबंधों में, वो मिश्र जी के अलावा वो कला दूसरे किसी भी साहित्यकार के पास नहीं है। चाहे वो नगर का सुशिक्षित व्यक्ति हो और चाहे वो गांव का बिल्कुल अशिक्षित और ऐसे समाज का व्यक्ति हो, वो जिस तरह से अपने अंतःकरण से आम पाठकों को जोड़ लेते थे, यह उनके हिंदी गद्य की सबसे बड़ी खूबी थी, सबसे बड़ी सफलता थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने सीधे साधे विषयों पर उस समय जो जन जागृति का काम किया था, उन विषयों पर, यानी बात शुरू करते ता से, या उनका शीर्षक है ता या एक पर, और कब जाकर के वो एक का एक चंद्रमा और एक का अंक उनके ब्राह्मण पत्र में वो लोगो होता था, और किस प्रकार से वो एक, उनका निबंध का शीर्षक है एक, और उसके बाद निबंध आगे बढ़ता है,
या दो में निबंध कि कौरव पांडव अलग हुए, कौरव अलग पांडव अलग, दो होते, मतलब एक से अगर दो होते हैं तो कैसे विखंडन होता है, हम जब एक होते हैं तो हम, और किस प्रकार से वो एक निबंध के माध्यम से अंततः राष्ट्रीय एकीकरण, एकता का संदेश देते हैं कि अगर हम सब एक नहीं होंगे तो ये अंग्रेजों से हम शोषित रहेंगे, हम पीड़ित रहेंगे, हम प्रताड़ित रहेंगे। अर्थात राष्ट्रीय एकता का जो भाव वो उस निबंध के शीर्षक से नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे निबंध आगे बढ़ता है राष्ट्रीय एकता के भाव से हम अनुप्राणित होते रहते हैं, और वो अपनी भाषा के माध्यम से, अपने शिल्प के माध्यम से, अपनी बतकही शैली के माध्यम से वो किस प्रकार से हमको जोड़ते हैं। आप देखें कि उन्होंने सीधे सीधे ऐसे विषयों को जो है सामाजिक जनजागरण, सामाजिक आंदोलन का काम इन विषयों के माध्यम से उन्होंने किया। कोई सोच नहीं सकता है कि उस समय तो जब बेदार बख्त खान के संपादन में पयामे आजादी का अंक निकलता 1853-54 में, 57 के आसपास की बात है, और उस समय वो अंक संपादक नहीं, जिसके जिसके घर से बरामद होता है उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। यानी कि आप देखें कि राष्ट्रीय जनजागरण, देश की स्वाधीनता और आजादी के लिए उस समय कोई सोच नहीं सकता था। क्या समय था, महात्मा गांधी तो बहुत बाद में आए हैं, और उस समय वो प्रकारांतर से वो राष्ट्रीय एकता की भावना, स्वाधीनता की भावना जागृत कर रहे हैं, और प्रेस और सेंसरशिप का भी ख्याल रखना है कि कहीं हमारे इस काम में बाधा ना पड़ जाए। तो किस प्रकार से आप देखें उन्होंने किन किन विषयों पर, देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, मिडिल क्लास, ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य, बाल्य विवाह के खिलाफ उन्होंने बहुत बहुत सारी बातें लिखी, अपव्यय के खिलाफ लिखी, विलायत यात्रा पर उन्होंने निबंध लिखी, रिश्वत पर उन्होंने निबंध लिखा, और इतना वैविध्य उनके निबंधों में है उस समय। यानी जितने भी विषय हो सकते थे, स्त्री शिक्षा, स्त्री, उन्होंने एक निबंध में तो साफ साफ लिखा कि ये जो लड़की पैदा होती है तो आप लोग उसको, मतलब आप लोग निराश हो जाते, ये क्या है, और घर में जो स्त्रियों का, तो उन्होंने कहा कि स्त्रियां क्या भेड़ बकरी, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, समानता का व्यवहार क्यों नहीं करते। यानी उस समय वो इन विषयों को अपनी लेखनी का माध्यम बना रहे थे, और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि वो किसी भी विषय पर अपनी बात शुरू करते हैं, अंततः पाठकों को सोचने विचारने पर विवश कर देते हैं, उन्हें समझाने बुझाने का काम करते हैं, उन्हें रिझाते हंसाते हैं, और अंततः देश हित, समाज सुधार, सांप्रदायिक सद्भाव, कुरीतियों का त्याग, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार। क्या बात है, महात्मा गांधी का तो तब उदय नहीं, वो तो बहुत बाद में आए। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार उस समय, स्त्री शिक्षा, औद्योगिक विकास की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, और ये सारी बातें करते करते स्वाधीनता पर आ जाते हैं धीरे से। एक बहुत बड़ा काम वो अपने ब्राह्मण पत्र में प्रकाशित अपने निबंधों के माध्यम से कर रहे थे। हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा और खास तौर से हिंदी गद्य की निर्मित में के साथ, हिंदी भाषा और हिंदी गद्य की निर्मित के साथ वे राष्ट्र निर्मित का, राष्ट्रीय जनजागरण के काम का, या राष्ट्रीय चेतना की निर्मित का भी जो काम कर रहे थे, जो पुनीत यज्ञ कर रहे थे, वो बहुत बड़ा काम कर रहे थे। ये प्रताप नारायण मिश्र का बहुत बड़ा योगदान है। एक और वे गद्य साहित्य की, उनके लेखन से गद्य साहित्य की भाषा, जो गद्य की जो भाषा है वो सशक्त हो रही थी, और दूसरी ओर वे देश और समाज का काम भी कर रहे थे। ये बहुत बड़ा उनका योगदान है हमारे लिए। आप देखें कि जैसा मैंने पहले कहा कि पाठकों को बांधे रखने की अद्भुत क्षमता उनमें थी, अद्भुत क्षमता थी, और उनकी जो पत्रकारिता का जो उद्देश्य था, उन्होंने उनके उस पत्रकारिता से हजारों लाखों नौजवानों को प्रेरणा मिली, और जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे निबंध भी लिखे कि नौजवानों की अकर्मण्यता पर उन्होंने प्रहार किया, और इस प्रकार से आप देखें कि उनका जो बहुत बड़ा योगदान है वो एक उस समय जब फारसी या अंग्रेजी राजभाषा का वर्चस्व था, राजभाषा के रूप में इन भाषाओं का वर्चस्व था, हिंदी को कोई पूछने वाला नहीं था, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने मंडल के जो लोग थे वो दूसरा चंद्र कहते थे प्रताप नारायण मिश्र को। यानी एक भारतेंदु हरिश्चंद्र वो तो सबके अगुआ थे, लेकिन उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र को दूसरा चंद्र कहा जाता था। यहां तक कि उनसे बड़े थे आपके जो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी, वो भी कई मामलों में प्रताप नारायण मिश्र जी को अपना गुरु मानते थे। तो हम देखें कि उनका जो योगदान है, खासतौर से मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा। आप देखें कि हिंदी नाटक,
हिंदी नाटकों में उन्होंने अपने मौलिक नाटक भी लिखे हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने बांग्ला के नाटकों का और बांग्ला के उपन्यासों का अनुवाद भी किया है। अंग्रेजी भी उनकी अच्छी थी, अंग्रेजी से भी वो अनुवाद कर लेते थे, लेकिन उनका बहुत मन नहीं लगता था। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने, पारसी रंगमंच का जो उस समय उद्देश्य था कि पारसी रंगमंच के जो नाटक थे वो विशुद्ध मनोरंजन का काम कर रहे थे, तो उससे वो नाराज थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नाटकों का हमें मंचन करना चाहिए जिनमें राष्ट्र और समाज के लिए कोई संदेश भी हो। इसलिए उन्होंने एक नई शैली निकाली। संस्कृत निष्ठ जो नाटक थे, संस्कृतों के नाटकों की जो परंपरा थी उससे भी अलग, क्योंकि वे बहुत बोझिल और जटिल थे। और जो लोक नाट्य था, जैसे हमारी नौटंकी थी या और जो हमारे लोक नाट्य थे, उनकी शैली को मिला करके, संस्कृत नाटकों की शैली को और लोक नाटकों की शैली को मिला करके एक ऐसी शैली विकसित की थी प्रताप नारायण मिश्र जी ने। उन्होंने तो अभिनय भी किया था और उन्होंने नाटक लिखे और उन नाटकों का उन्होंने मंचन किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो, चूंकि वो गांव के व्यक्ति थे, बैसवारे के थे, तो वहां के जो लोक अंचल में उनको जो नाट्य कला प्रचलित थी, उनसे उनको लगता था कि इससे हम आम जनमानस को ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो उन्होंने ये काम किया। हम सब जानते हैं कि हमीर हट है, कली कौतुक रूपक है, संगीत शाकुंतल है, भारत दुर्दशा रूपक है, कली प्रवेश है, जुआरी खुआरी है, दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसे बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे और उन्होंने उनका मंचन भी कराया। और इन सारे नाटकों में कहीं ना कहीं एक संदेश है। आप देखें कि उस समय कोई कह सकता था कि एक उनका नाटक है कली प्रवेश। अब कली प्रवेश में का जो रूपक तत्व है, मुझे लगता कि उस समय कोई सोच नहीं सकता था। हिंदी तो शैशव अवस्था में थी, रूपक तत्व की दृष्टि से आप उसको देखें, उस नाटक को। तो ऐसे सभी हमारे विद्वान लोग हैं, हमारे अग्रज हैं, जिन लोगों को बहुत कुछ उनका अध्ययन है। मैं तो केवल थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। मित्रों, अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया हिंदी गद्य में। मिश्र जी ने गद्य की, हिंदी अनुवाद के रूप में गद्य की बहुत सेवा की। उन्होंने अंग्रेजी फारसी की कविताओं की तो अनुवाद किए ही थे, लेकिन उनका जो बांग्ला उपन्यासों के प्रति जो प्रेम था, चाहे देवी चौधरानी हो, चाहे कपाल कुंडला हो, और जो भी बांग्ला उपन्यास उनको पढ़ने में अच्छा लग जाता था, बल्कि लोगों को पत्र लिखते थे अपने बंगाली मित्रों को कि कोई अच्छा उपन्यास हो तो मुझे भेजिए, मैं पढ़ूंगा और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसका अनुवाद भी करूंगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो उनसे इतना प्रभावित थे कि कानपुर उनसे मिलने आए थे, यहाँ पर उनसे मिलने, मिश्र जी से मिलने आए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुवाद का कार्य किया। और आप देखें कि हाँ, ये अलग बात है कि उस समय अनुवाद अपने शैशव अवस्था में था, और इसलिए था क्योंकि हिंदी भाषा का रूप ही स्थिर नहीं हुआ था। और बाद में हम सब जानते हैं कि 1905 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी भाषा और व्याकरण को लेकर के जो लेख लिखे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अब से जाकर के हिंदी का रूप थोड़ा सुस्थिर और थोड़ा परिमार्जित हुआ था व्याकरण की दृष्टि से। उसके पहले तो नहीं था, 1905 के पहले। तो उस समय व्याकरणिक दोष उन अनुवादों में है, भाषा संबंधी दोष है, लेकिन हमें इस दृष्टि से उन अनुवादों को देखना चाहिए कि वे प्रारंभिक अनुवाद हैं, और तब हिंदी भाषा का रूप तक ही नहीं स्थिर हो पाया था। निबंधों की बात अभी हमने की। सर्वाधिक प्रखर वे अपने निबंधों के माध्यम से माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसका लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूं कि आपके सम्मुख उस अंश को उद्धृत करूं। बहुत अच्छा उसका अंश है। उन्होंने कहा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी लिखते हैं। हम सब जानते हैं कि एडिसन में बुद्धि तत्व की प्रधानता थी और स्टील में हृदय पक्ष की, और इसीलिए उन्होंने मिश्र जी को स्टील कहा, क्योंकि मिश्र जी के, भट्ट जी के निबंधों में बुद्धि तत्व ज्यादा है और मिश्र जी के निबंधों में हृदय पक्ष ज्यादा है। वे अब भावनाओं के साथ पाठकों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से बात करते हैं। यानी कि निबंध कितना भी क्लिष्ट विषय पर हो, कितना भी जटिल विषय पर हो, लेकिन वो इतना उसको सरस बना देते हैं कि आम जनमानस के अंतःकरण में वे अपनी बात को प्रविष्ट कर देते हैं, वो प्रवेश कर जाती है। और इस प्रकार से उनकी जो अपनी शैली है वो बहुत मौलिक है, नितांत मौलिक शैली है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके निबंधों में वो है हास्य प्रियता है, व्यंग की जो भावना है, जो व्यंग वक्रता है, जो सजीव चपलता है,
लोकोन्मुखता है, यानी लोक के प्रति उन्मुख हैं, मुहावरेदानी और लोकोक्तियों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से वे जिस प्रकार से अपनी बात पाठकों तक पहुंचा देते हैं, उनका आज तक कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, हिंदी साहित्य में मिश्र जी की जो सबसे बड़ी देन है वो निबंध है, उनका निबंध साहित्य है। और वो उस दौर में जब हिंदी निबंध साहित्य बिल्कुल शैशव दशा में था। और इस प्रकार से तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटी छोटी बातों पर मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक निबंध में वही लिखते हैं कि आप लोग गांव के लोगों को संबोधित करते कि आप लोग थानेदार से क्यों डरते हैं क्यों डरते हैं? अगर आपने अपना लगान दे दिया है तो आप निर्भीक रहिए, आपको थानेदार डरने की जरूरत नहीं है। वो आएगा, आपसे कुछ रिश्वत वसूली करेगा, आपको पुलिस के सिपाही थानेदार से डरने की छोटी छोटी विषयों पर वो लिखते हैं। यानी गांव के लोगों को कहते हैं कि ये, उन्होंने कहा कि ये कोई लाट साहब नहीं है, थानेदार लाट साहब नहीं है। अब देखिए, उस समय स्वाभिमान का भाव जागृत करना एक गांव की, जब पुलिस का सिपाही भी अगर गांव में चला जाता था तो हड़कंप मच जाता था। यानी अगर किसी किसान ने अपना पूरा लगान दे दिया है और थानेदार गांव में पहुंच गया तो भी कुछ रिश्वत वसूल लेता था। यानी कि ये भाव था उस समय। निर्भीक होकर के मिश्र जी अपनी बात को कहते हैं और कहते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी बातें की। और ये वह समय था जब जन जागरण का काम बहुत बड़ा काम था। भारतेंदु मंडल के सभी साहित्यकार, विशेषकर प्रताप नारायण मिश्र, इस कार्य में लगे हुए थे और निश्चित तौर पर वे हिंदी गद्य को नई चेतना से भर रहे थे। साहित्य के साथ समाज निर्माण का भी काम बहुत कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि सामाजिक जड़ताओं, कुरीतियों पर प्रहार करने का वो काम कर ही रहे थे अपने निबंधों के माध्यम से। मुझे लगता है कि दो चीजों की उन्होंने नींव डाली कानपुर के साहित्यकारों में। या कानपुर के जो साहित्यकार थे उनसे उनको प्रेरणा मिली, या कानपुर के बाहर भी प्रेरणा मिली। दो चीजों की नींव डाली। एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा निर्भीक पत्रकार जो पैदा हुआ कानपुर में, कहीं ना कहीं प्रताप नारायण मिश्र की प्रेरणा रही होगी। दूसरी तरफ भगवती चरण वर्मा जैसे साहित्यकारों के अंदर, या अमृतलाल नागर जैसे साहित्यकारों के अंदर जो मौज मस्ती, जो फक्कड़पन, जो एक प्रकार के मनोरंजन के माध्यम से बात को पहुंचा देना, या श्रीलाल शुक्ल हैं। हम जो आज के जो भी व्यंग साहित्यकार हैं, जो व्यंग के माध्यम से करारा प्रहार करते हैं सामाजिक व्यवस्था पर, वो दो शैलियां हैं, वो उसके कहीं ना कहीं जब हम उन दो शैलियों के मूल में जाते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र कहीं ना कहीं हमको दिखाई देते हैं कि जो काशी में रह करके भारतेंदु जी काम कर रहे थे, कानपुर में रह करके वही काम प्रताप नारायण मिश्र कर रहे थे। और दोनों विधाओं में जो साहित्यकार आगे जो बढ़े, तो एक निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से को उन्होंने बनाया, और दूसरी तरफ उन साहित्यकारों को जो कहीं ना कहीं मनोरंजक अंदाज में अपनी बात को कहते हैं और उसका प्रभाव जनता पर पड़ता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि उन्होंने एक अपने निबंध में कितनी महत्वपूर्ण बात की, उसमें कोई सोच नहीं सकता था। वो धीरे से अपनी बात कहते हैं और अंग्रेज अधिकारी समझ में नहीं पाते थे। उन्होंने कहा, एक निबंध में भी लिखते हैं कि अभी वह लोग सैकड़ों नहीं सहस्त्रों जीते, यानी अभी बहुत सारे लोग, हमें ऐसे बुजुर्ग जीवित मिल जाएंगे जो जिन्होंने वो समय देखा है कि लखनऊ, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद आदि नगरों में थोड़े दिन हुए कि 8 पहर कंचन बरसता था। बड़ी बड़ी दूर के लोग आकर सहस्त्रों, और उनमें बड़ी बड़ी दूर के लोग आकर सहस्त्रों कमा ले जाते थे। आगे लिखते हैं, अब यहां जिस बाजार को देखिए भाए भाए होती है। सहस्त्रों निवासी घर निवास छोड़कर नगरांतर को चल दिए हैं, और सैकड़ों घर ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें देख के बोध होता है कि इनमें कोई कुटुंबी महाधनी निवास करते थे, पर आज अंगनाई में घास उगती है और कौवे कुत्ते रहते हैं। और ये लिख करके वो पहले भी और निबंध के बाद में भी ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे देश का सारा धन अंग्रेज अपने देश में लिए जा रहे हैं। यानी अंग्रेजों की शोषण वृत्ति के कारण अभी भी वो लोग जिंदा जो बताते हैं, जो बुजुर्ग लोग 80-85 साल वाले, कि हमारे यहाँ कंचन बरसता था। तो इस तरह के व्याख्यान के माध्यम से, इस तरह की व्याख्या के माध्यम से वो हमारे समाज में एक संदेश देना चाहते थे कि जो भारतेंदु कहा था कि पैधन विदेश चल जाती है अतफारी है। तो ये जो बात है वो अपने निबंधों में कहते हैं। और एक निबंध में लिखते हैं, एक निबंध बहुत अच्छा है, सभय सहायक सबल के को न निबल सहाय। निबंध में वे बहुत स्पष्ट, बड़े बहुत ही विस्तार के साथ लिखते हैं कि हमारी निर्बलता का कारण देशभक्ति का अभाव है।
हमारी निर्बलता का कारण सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति और एकता का अभाव है, और इसीलिए अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने निश्चित तौर पर एक निबंधकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में जैसी छाप उन्होंने हमारी पर छोड़ी थी। मुझे डॉक्टर रामविलास शर्मा का एक टिप्पणी मुझे याद आ रही है, याद क्या आ रही, मैंने 2 लाइनें नोट कर ली हैं। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कहा कि संपादक के व्यक्ति की छाप, यानी संपादक के व्यक्ति की छाप जैसी ब्राह्मण पत्र पर थी वैसी किसी पर नहीं। इसे कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला था, और इसकी नस नस में जो शरारत, आप देखें, और इसकी नस नस में जो शरारत और विद्रोह भरा हुआ था, उसकी एक एक लाइन से प्रकट होता है। हास्य के साथ स्वाधीन चेतना फैलाने में यह पत्र सबसे आगे था। यानी ये कहते हैं, हास्य के साथ स्वाधीन चेतना फैलाने में यह पत्र सबसे आगे था। तो हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य की और हिंदी भाषा की निर्मिति में जो काम प्रताप नारायण मिश्र ने किया, वो मुझे नहीं लगता कि उनके समय किसी और ने किया हो। और कानपुर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो और भी साहित्यकार थे, और वो अपना भारतेंदु हरिश्चंद्र को गुरु मानते थे। भारतेंदु जी ने तो बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने भी अल्पायु प्राप्त की थी, प्रताप नारायण मिश्र ने भी अल्पायु प्राप्त की थी। और बहुत सारी, जैसे बात निबंध, बात पर प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा था, और बात पर बालकृष्ण भट्ट ने भी लिखा था, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं कि इस विषय पर मिश्र जी हमारे गुरु हैं, यानी इस तरह के विषयों पर। तो वो इतना अच्छा लिख लेते हैं कि उनकी कला का तो कोई जवाब ही नहीं है कि भट्ट जी लिखते हैं। भट्ट जी उनसे उम्र में बड़े थे। तो इसके, और उन्हें दूसरा चंद्र भी वो कहते थे कि भारतेंदु के बाद दूसरे चंद्र हैं। अब हम आज के समय में देखें कि मिश्र जी को, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय कह रहे थे कि आज की पीढ़ी को, सर पांडे सर कह रहे थे कि हमारी आज की पीढ़ी को हम ऐसे साहित्यकारों से अवगत कराएं। क्या कारण है कि हमारे पाठ्यक्रम में भी, पाठ्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं इस तरह के साहित्यकार उपेक्षित हो रहे हैं। खासतौर से मैं बात करता हूँ सीबीएसई और आईसीएसई के पाठ्यक्रमों में, तो जो नई कविता और समकालीन कविता के साहित्यकारों को जिस तरह से लगाया जा रहा है, हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार है, जो मील के पत्थर हैं, जो नींव है हमारी भाषा और साहित्य के, उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे विद्यार्थियों से, मुझे लगता है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बहुत सारे विद्यार्थियों से अगर हम प्रताप नारायण मिश्र के विषय पूछें, कि किसी निबंध का नाम पूछें, तो शायद नहीं बता पाते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो हमें निश्चित तौर पर ये इस मंच ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं कोटिशा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स का, और उसके अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति, जिसके तत्वावधान में यह संगोष्ठी हो रही है। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस विषय को उठाया, और मुझे लगता है कि ऐसे और विषयों पर निरंतर इस तरह की वेब संगोष्ठियां या इस तरह के और कार्य होते रहना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिले, और जो हमारे लेखक और साहित्यकार हैं उन्हें भी कुछ अपनी परंपरा का कि उसके अवदान के प्रति उनकी भी जानकारी बनी रहे, कि हम जो कुछ भी हैं निश्चित तौर पर हमें वहां से मिला हुआ है, और हमें उसका हमेशा कृतज्ञ और उनके प्रति हमेशा नतमस्तक होना चाहिए, उनके प्रति हमेशा अपना प्रणाम निवेदित करना चाहिए। मुझे आपने इतनी देर से सुना, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डॉक्टर राकेश शुक्ल जी। आपने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व कृतित्व पर व्यापक प्रकाश डाला है, जिससे हमारे दर्शकों पर खासा प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर विजयानंद जी को आमंत्रित करता हूं तो आए और पंडित प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। डॉक्टर विजयानंद जी। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति कानपुर की ओर से सम्माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी के निर्देशन में और सचिव प्रमिला अवस्थी जी के संयोजन में पंडित प्रताप नारायण मिश्र पर आयोजित यह कार्यक्रम आज प्रस्तुत हो रहा है। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, अभी हमारे पूर्व में वक्तव्य दे रहे डॉक्टर राकेश कुमार शुक्ल जी, श्री मोहनलाल मिश्र जी एवं हमारे इस ग्रुप से समूह से जुड़े हुए सभी हिंदी से भी साहित्यकार बंधु, यह एक अच्छी पहल है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति की कि हमारे भूले बिसरे साहित्यकारों को कम से कम उनकी पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर हम याद कर रहे हैं। और यह परंपरा भारतीय साहित्य और संस्कृति की पुरानी परंपरा रही है। किन्हीं कारणों से स्वतंत्रता के बाद हमारा सारा बौद्धिक वर्ग राजनैतिक उहापोह में फंस गया और राजनेताओं के समक्ष हमने अपने धर्म गुरुओं और साहित्यकारों को बहुत महत्व नहीं दिया। अभी हमारे शुक्ल जी कह रहे थे कि पाठ्यक्रमों से जो हमारे प्रख्यात कवि साहित्यकार हटा दिए गए या कहीं कहीं रहे, यहाँ तक कि अध्यापक वृत्ति परीक्षा में नेट में भी कुछ चुने जनवादी प्रगतिशील साहित्यकार ही रह गए। कबीर सूर तुलसी जैसे गिने चुने साहित्यकारों को छोड़ दिया जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र और युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों को छोड़ दिया जाए तो बहुत से ऐसे साहित्यकार आज भी भारतीय साहित्य की परंपरा में कहीं अंधेरे में छिपे हुए हैं। प्रताप नारायण मिश्र हमारे ऐसे ही प्रमुख साहित्य निर्माता थे जिनका जन्म 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी को उन्नाव के बैजे गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित शंकता प्रसाद मिश्र ज्योतिषी थे और सपरिवार कानपुर रहने चले आए थे। अपनी ब्राह्मण वृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि प्रताप नारायण मिश्र ज्योतिषी बने, किंतु उन्हें तो कुछ और बनना था और वे मात्र संस्कृत ही नहीं बल्कि उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला के भी अच्छे विद्वान बने और इस स्तर के विद्वान बने कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। वह वास्तव में स्वाधीनता संग्राम का दौर था, भारत गरीबी झेल रहा था, हम कई सौ वर्षों की गुलामी झेल रहे थे, साक्षरता का अभाव था, शिक्षा गांवों में नहीं थी, रोजगार तो था ही नहीं। ऐसी स्थिति में उनके पिता कानपुर से उन्हें उन्नाव से कानपुर ले आए और यहाँ के नगरीय माहौल में उनका जीवन आरंभ हुआ। वह दौर भारतेंदु हरिश्चंद्र की नवजागरण वादी व्यवस्था का दौर था। काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रयाग में बालकृष्ण भट्ट और कानपुर में पंडित प्रताप नारायण मिश्र एक साथ साहित्य के माध्यम से जनता में जन जागरण का कार्य कर रहे थे। अपनी लावनियों और व्यंग्यात्मक चुटीली शैली में निबंध लिख जाना, कविताएं लिख जाना, अपनी बातों को सूक्ष्म रूप से, परोक्ष रूप से जनमन तक पहुंचा देना और उसके लिए स्वयं लेखक ही नहीं संपादक भी बनना, पत्रिका का संपादन करना, चाहे ब्राह्मण पत्रिका रही हो, चाहे हिंदी प्रदीप रही हो या भारतेंदु चंद्रिका रही हो, बहुत ही कठोर और महत्वपूर्ण कार्य था। जहां सरकार की तलवार किसी पर भी गिर सकती थी, राष्ट्रद्रोह लगाकर किसी को भी जेल में भेजा जा सकता था, ऐसी स्थिति में पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी साहित्य को वैश्वारे की धरती से कानपुर ही नहीं पर
वरन संपूर्ण भारतीय परिवेश में स्थापित करने की कोशिश की। नाटकों का लेखन ही नहीं, मंचन भी, और मंचन के माध्यम से अपनी बातों का प्रचार करते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने जो राष्ट्र की सेवा की वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके प्रख्यात निबंधों में हम लोगों ने जिसे अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ा हुआ है, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, जिससे संग्रहों में जो संग्रहित हैं, और नाटकों में गो संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतुक, कली प्रभाव, हठी हमीर, जुआरी, और उनकी कविताओं में प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, कानपुर महात्म, वैडल स्वागत, दंगल खंड, दिव्यांताम, लोकोक्ति शतक, देवो बरहवन उर्दू में, और संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद करके प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी को समृद्ध करने की पूरी चेष्टा की। मात्र 38 वर्ष की उम्र में 6 जुलाई 1897 को उनका देहावसान हो गया। ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यकार को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान मिला, और हमारे शुक्ल जी ने जैसा कई आलोचकों का नाम लेकर उन्हें प्रतिष्ठापित करने का एक उपक्रम भी हम सबके समक्ष रखा। निसंदेह प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्यकारों को पाठ्यक्रमों में होना चाहिए। मैंने अपनी संस्था के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को कई बार पत्र भेजा, और उम्मीद थी कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं की अनिवार्यता होगी, हिंदी को राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता होगी, और कम से कम कक्षा 5 से लेकर परास्नातक तक हर साहित्यकार को कहीं न कहीं स्थान मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। यह हमारी भारतीय राजनीति की सोच है, और हमारे कुछ सलाहकार और विषय विशेषज्ञों की अज्ञानता है। हम अब उस युग में हैं कि जब दूरदर्शन और संचार माध्यमों के माध्यम से ही अब साहित्य पढ़ा जाएगा। पुस्तकों को पढ़ने का समय बहुत कम लोगों के पास है, और पाठ्यक्रमों में जो नहीं है उन्हें तो वास्तव में कोई जान ही नहीं पाएगा, भले उनका विपुल लेखन हो, महत्वपूर्ण साहित्य लेखन हो। हम संस्था के लोग कभी कभी किसी को याद कर लेते हैं, लेकिन उससे युवा पीढ़ी प्रभावित नहीं होती। युवा पीढ़ी को प्रभावित होने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों के जीवन और साहित्य को निश्चित रूप से पाठ्यक्रमों में शामिल करना ही होगा, अनिवार्य रूप से करना होगा। और यह पहल प्रदेश की सरकारों और भारत सरकारों के माध्यम से ही हो सकता है, उनके शिक्षा सलाहकारों के माध्यम से ही हो सकता है। हमने बहुत से महत्वपूर्ण साहित्यकारों को केवल कुछ पंक्तियों से याद रखा है। बैसवारे के ही महत्वपूर्ण कई ऐसे कवि हुए जिनको हम लोगों ने कुछ पंक्तियों से ही याद रखा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब काहे को तू सोवत है। इस तरह की प्रसिद्ध पंक्तियां लिखने वाले कवि जब पाठ्यक्रम में नहीं होंगे, ऐसे महत्वपूर्ण विचारों को और जिससे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में चेतना के स्वर गूंजे, लोगों में संघर्ष करने की प्रेरणा जागृत हुई, उनको भुला दिया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत के अमृत महोत्सव मनाने का कोई लाभ इस देश की नई पीढ़ी को नहीं मिलेगा। यह अवश्य है कि स्वाधीनता संग्राम में 1857 से 1947 तक के 90 वर्षीय संघर्ष में लगभग 8 लाख लोगों का बलिदान हुआ, फांसी पे चढ़ा दिए गए, मार दिए गए। लेकिन उनको प्रेरणा देने वाले कितने कवि साहित्यकार भी जेल में रहे,
जिसका आज तक पुस्तकाकार रूप में कम से कम मुझे तो देखने को नहीं मिला। बहुत से ऐसे साहित्यकारों ने मात्र कविताओं से जनमन को प्रेरित नहीं किया, वरन स्वयं आगे आए और जेलों में रहे। निश्चित रूप से आज जो हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उनमें हमारे साहित्यकारों का विशेष योगदान है। और प्रताप नारायण मिश्र का तो इस तरह से भी योगदान है कि उन्होंने हास्य में, व्यंग में और अपनी पत्रिका ब्राह्मण के माध्यम से जन जागरण किया। और उस समय जन जागरण किया जब ब्रिटेन से लेकर भारत तक नव जागरण का स्वरूप पूरे विश्व में विकसित हो रहा था। निश्चित रूप से प्रताप नारायण मिश्र का यह साहित्य संग्रहित होना चाहिए ग्रंथावली के रूप में, और साहित्य अकेडमी, केंद्रीय साहित्य अकेडमी दिल्ली के संचयन के रूप में, और एक व्याख्यान माला भी साहित्य अकेडमी की ओर से प्रतिवर्ष करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं प्रताप नारायण मिश्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर विजयानंद जी, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपने पंडित प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्यकारों को युवाओं के साथ जोड़ने के लिए जो आपने सुझाव दिए हैं कि इनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, ये सराहनीय है और प्रभावशाली भी है। ऐसे में हमारी सरकार को भी ये विचार करना चाहिए कि ऐसे जो हमारे साहित्य में चरित्र है उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने पर पहल करें। धन्यवाद डॉक्टर विजयानंद जी। अब मैं आदरणीय श्री मोहनलाल मिश्र धीरज जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो ही अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करें और संक्षिप्त में व्यक्त करें। आदरणीय मोहनलाल मिश्र जी। आपका माइक आप है, आपका माइक आप है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही अरे है हाँ ठीक है। जी। सर्वप्रथम मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी के संयोजक इंडिजिनस सोसाइटी ऑफ द मीडिया प्रोफेशनल को मैं प्रणाम करता हूं, आदर भाव व्यक्त करता हूं। और मैं ये कहूंगा कि वर्तमान समय में आप मदन मोहन मालवीय की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उनमें एक जो संयोजन था, एक बहुत बड़े जो संयोजन की कला है आपने, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं डॉक्टर एल.के. पांडे को प्रणाम करता हूँ। वो भी जयशंकर प्रसाद के जगह गद्य और पद्य में दोनों में समान अधिकार रखते हैं। और डॉक्टर प्रेमला अवस्थी के विषय में इतना कहूंगा कि वो मेरे समक्ष है, पंडित देवदत्त मिश्र एक महान विभूत हुए हैं, हमारे गुरु भी रहे, उनका प्रसाद है। जब वो बोलती है तो उनको उनकी याद आती है, और वो भी साक्षात सरस्वती देवी के रूप में हम उनको प्रणाम करते हैं। और राकेश कुमार जी शुक्ल, आपका जो व्यक्तित्व है उसका मैं इतना कहूंगा कि मुझे इसमें नंदलाल वाजपेयी जी की याद आई कि वो भी इसी तरह अपना व्यक्तित्व देते थे, जैसे अभी आपने राकेश जी का सुना। इसके बाद जो विजयानंद तिवारी हैं, इनके विषय में मैं इतना कहूंगा कि वो प्रतिभा के धनी है, व्यक्तित्व के धनी है, और अपनी बात कितने संक्षिप्त रूप में कही। तो मुझे ऐसे भी राइटर्स याद हैं जैसे सरदार पूर्ण सिंह थे, उन्होंने बड़ी से बड़ी बात एक छोटे से उसमें की है। इनको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जो मेरा कर्मस्थल है इसमें वो उन्नाव जनपद है। इसमें यहाँ से
पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के प्रताप प्रसून के नाम से एक पत्रिका निकलती है, जो बैजे गांव के जो मदन जी हैं और राधे जी हैं, मदन मिश्र हैं, सभी लोग जानते हैं, इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने एक लंबे अरसे से इनके विषय में बहुत बड़ा कार्य किया है और ये पत्रिका भी है जो उन्होंने ये निकालते हैं, ये पत्रिका है और ये प्रेरणा स्रोत है और इससे हम लोगों को भी बड़ा बल मिलता है। उसमें देश के और विदेश के बहुत से साहित्यकारों को प्रताप मिश्र के कर्तृत्व वितृत्व पर लिख देते हैं। और सर्वप्रथम मैं एक सबसे बड़ी बात कहूंगा कि सभी ने कहा, एक उनका जो एक क्रिएटिव पक्ष था, यानी ही इज मल्टीनेशनल पर्सनालिटी, यानी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। और दूसरी बात, उन्होंने अनाथालय आश्रम का भी उन्होंने स्थापना की थी कानपुर में, ऐसे मेरे संज्ञान में है। दूसरी चीज, उन्होंने उस समय वो बात की थी कि जो एक लेखक होता है, जो हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय राकेश जी ने और विजयानंद जी ने की, कि साहित्यकार जो होता है वो साहित्य के द्वारा एक देश में जोश जगाता है, प्रेरणा देता है। और ये प्रेरणा देने का काम उस समय किया था। आप सभी जानते हैं, आज हम लोग बैठे हुए हैं एक विज्ञान के युग में, लेकिन उस समय तो ट्रेडिंग का समय था और उस समय जो स्थितियां थी वो अलग थी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं कहूंगा, आने वाले कल की हो सौगात, सोने जैसे दिन मिले और चांदी जैसे। जय हिंद, जय भारत। हेलो जी, धन्यवाद धन्यवाद मोहनलाल मिश्र जी। आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या लोगों को सोचना चाहिए। अब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति की सचिव डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना विचार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी। इस वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी माननीय व्यक्ति, उन्होंने सभी ने अपने विचार पंडित प्रताप नारायण मिश्र पर काफी विस्तार से और अपनी नवोन्मेषशालिनी दृष्टि से उन्होंने नए नए सुझाव भी दिए हैं। इतनी बातें हमारे आत्मीय शुक्ला जी ने प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में विस्तृत चर्चा की और डॉक्टर तिवारी जी ने भी जो अपने मौलिक सुझाव दिए वह अपने आप में स्तुत्य हैं और बहुत अधिक विस्तार में न जाकर, क्योंकि लगभग हमारे अतिथियों ने भरपूर तरीके से व्यक्त की हैं, इसलिए पृष्ठ पेषण करना आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ बातें चंद्रशेखर जी ने कहा है तो दो चार बातें मैं भी कह देती हूँ। ये बात तो उस काल में सर्वविदित ही था, विदित थी कि भारतेंदु जी के समय में ही एक अच्छा खासा लेखकों का और कवियों का एक मंडल तैयार हो चुका था और उस समय के लेखकों की, साहित्यकारों की ये विशिष्टता थी कि अधिकांश साहित्यकार पत्रकार भी थे, क्योंकि पत्रकारिता उस समय की आवश्यकता बन गई थी। शोषण का जो शिकार हमारी जनता हो रही थी, हम लोग शिकार शोषण के हो रहे थे, अंग्रेजी शोषण के, तो उस शोषण के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति को निर्भय होकर के व्यक्त करने के लिए पत्रकारिता एक पैना औजार बनकर खड़ी थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसी भारतेंदु मंडल के एक प्रातिभ व्यक्तित्व थे। अब इस विवाद में जाना कि वो बैजे गांव में हुए या कानपुर में उनका जन्म हुआ,
शुक्ल तो उनको कानपुर में ही मानते हैं कि उनका जन्म कानपुर में हुआ, लेकिन कुछ विद्वान नरेशन चतुर्वेदी जैसे लोग उनको उन्नाव बैजे गांव का मानते हैं। इन विवादों को परे रखते हुए जो उनकी रचनात्मकता है, हम बात उसी में हम लोग कह लेते हैं। जैसा कि अभी सभी लोगों ने कहा कि अपने पैतृक व्यवसाय से दूर होकर मिश्र जी को जब औपचारिक शिक्षा कानपुर में दिलाने के लिए उनका स्कूल में एडमिशन, तो वे अनुशासन में बद्ध होकर के किसी प्रकार की शिक्षा लेना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा भी ग्रहण नहीं की, क्योंकि उनका स्वभाव स्वच्छंद था। वो किसी बंधन में बनना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके अंदर स्वाभाविक प्रतिभा का अभाव हो, क्योंकि सभी लोगों ने ये बताया कि वे उर्दू, संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला इन सभी के विद्वान ही नहीं थे, अभी तो वे इन सभी भाषाओं में धारा प्रवाह बोल भी लेते थे। कानपुर जिस समय अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए एक संघर्ष की यात्रा कर रहे थे, उसी समय वो कानपुर में जो लावनियों का दौर था और लावनियों से उनको प्रेम था मिश्र जी को, तो उन्हीं लावनियों के लेखन और ख्याल लेखन ने उनके अंदर एक लेखन वृत्ति का सूत्रपात कर दिया। उनके निर्द्वंद और स्वच्छंद स्वभाव के कारण वे कहीं स्थायी रूप से नौकरी नहीं कर पाए, कहीं टिक नहीं पाए, इसलिए आर्थिक समस्या उनकी ताउम्र बनी ही रही। इसके प्रयास में कानपुर के ही क्राइस्ट चर्च कॉलेज के संस्थापक वेस्टकॉट को उर्दू पढ़ाने के लिए वह 15 रुपए के मासिक पर तैयार हो गए, लेकिन वह भी कुछ दिनों तक ही चला। वह उनके अंदर की जो प्रतिभा थी वह लोकानुभव और युग धर्म इन दोनों को लेकर के वो साथ साथ चले और किसी भी समस्या को उन्होंने भाव से पूरित होकर के हल नहीं किया, अपितु उसको बुद्धि के आलोक में देखने का उन्होंने प्रयास किया। तो यह जो अंग्रेजों के शोषण के प्रति विद्रोह था, आक्रोश था, क्षोभ था, ये सभी में था, लेकिन अधिक संवेदनशील होने के कारण मिश्र जी में यह क्षोभ, यह दर्द कुछ अधिक ही था। यह दर्द ही वह चेतना थी जो उनके साहित्य की केंद्रीय चेतना बनकर के उभरी। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारे जो भी तेजस्वी साहित्यकार हुए वे अल्प व्यय के ही हुए। प्रताप नारायण मिश्र भी कुल 38 साल ही उनको जीवन मिला, लेकिन इस 38 साल के जीवन में ही उन्होंने विविध विधाओं पर लगभग 50 से अधिक रचनाओं का उन्होंने सृजन किया, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक मानक है। उनकी वाणी में विनोदप्रियता और व्यंग्यपूर्ण वक्रता इतनी रहती थी कि जिसके लिए उन्होंने बैसवाड़े की ग्राम्य कहावतें, मुहावरे और शब्दों का उन्होंने बेझिझक इस्तेमाल किया। विषय कुछ भी हो, वे अपने मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे, क्योंकि चुटेले अंदाज में और विनोदप्रियता में बात को मारक ढंग से कहना उनकी ये खूबी थी। लेकिन जहां तक जब विचारात्मक वो निबंध लिखते थे तो उनकी भाषा एकदम संयत और साधु हो जाती थी। लोक जीवन से जो गृहीत शब्द थे, उन शब्दों ने निबंधों को या उनके कहन को बहुत ही अधिक मारक बना दिया था। वाक्पटुता और प्रत्युत्पन्नमतित्व के तो वे स्वामी ही थे। जहां तक इनके मौलिक सृजन में निबंधों की भूमिका है, तो प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली का जो भाग 1 प्रकाशित हुआ है, उसमें 190 निबंधों का संकलन है। निबंध जीवन के वो किसी भी पक्ष से चुन लेते थे और उसी के बहाने उन्हें जो भी कहना होता था वो
कह डालते थे, वो चाहे वर्णाक्षर हो, शारीरिक अंग हो, या कोई भी नैतिक, धार्मिक या भावात्मक पक्ष के विचार हो। प्रताप नारायण मिश्र ने 27 वर्ष की अवस्था में ही जिस ब्राह्मण पत्र से उनकी अधिक प्रतिष्ठा हुई, उसकी स्थापना उन्होंने 27 वर्ष की अवस्था में की, यानी वो सन रहा है 1883। आर्थिक संकट से जूझते हुए भी जिस प्रकार उन्होंने 7 वर्ष इस पत्र को चलाया, उसकी साक्षी समय समय पर चंदे के लिए की गई जो प्रकाशित होने वाली जो सूचनाएं थी, वो ये बताती हैं कि किस प्रकार से आर्थिक संकट से यह पत्र जूझ रहा था। हरिगंगा में वो कहते हैं, अब तो देहु दक्षिणा दान। तो इस प्रकार से जो उनको अपने जातीयता पर भी अभिमान था, और उनके लिए यह जो ब्राह्मण पत्र था वो कोई एक मासिक पत्र मात्र नहीं था, वह तो ऐसा लगता था जैसे उनका पालित पोषित कोई शिशु हो। इसीलिए न्यायप्रियता उनके मनोमस्तिष्क में ऐसी भरी हुई थी कि इस पत्र का जो सिद्धांत वाक्य था, वो सिद्धांत वाक्य था, शत्रुरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरुरपि। अर्थात शत्रु हो और यदि उसमें गुण है तो शत्रु के गुण भी कहने चाहिए और गुरु के दोष भी कहने चाहिए। अब उन्होंने पत्रकारिता का जो मानदंड और जो आदर्श स्थापित किया, आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में वे आदर्श दिखाई नहीं पड़ते। अब पत्रकारिता पैशन नहीं, अभी तो फैशन हो गई है। और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने पत्र का नाम प्रताप रखा। अब अधिकतर तो लोग यह जानते हैं, समझते हैं कि मिश्र जी का गद्य रूप ही बड़ा प्रशंसनीय है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कविताएं भी बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, और विशेष रूप से आचार्य शुक्ल की मान्यता है, उन्होंने लिखा कि प्रताप नारायण मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता हैं। मिश्र बंधु ने भी उनकी रचना है, उसको उन्होंने श्रृंगार विलास को उन्होंने उल्लेखित किया है। उनकी 2 कविताएं बहुत ही चर्चित हुई हैं, ब्रैडला स्वागत और तृप्यंताम। तृप्यंताम आल्हा छंद में लिखी हुई है और यह 13 पृष्ठ की लंबी रचना है। इसका मूल भाव है कि हम तृप्यंताम यानी जो तर्पण करते हैं, तो जब हम गुलाम हैं, मेरे सिर गुलामी से झुके हुए हैं, हमारे हाथ गुलाम हैं, तो हम किन हाथों से सिर झुकाकर हम अपने पूर्वजों का तर्पण करें? क्या हमें शर्म नहीं आएगी? और कवि को दुख है कि हम इस प्रकार कैसे अपने पूर्वजों को हम प्रसन्न कर सकते हैं। वे 1-2 पंक्तियां हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि का कही जात न हया की अकथ कथा है, कहा कही जात न हया की अकथ कथा है, जब कबहू अइहो रहियो पइहो तब था है। यानी क्या कहें, जब आओगे यहाँ रहोगे तब इसकी वास्तविकता तुम्हें पता चलेगी। इनकी कविताओं का सबसे पहला संकलन 1949 में नारायण प्रसाद अरोड़ा ने प्रताप लहरी के नाम से किया, और उसके पश्चात दूसरा 1987 में नरेश चंद्र चतुर्वेदी के संपादकत्व में प्रताप नारायण कवितावली साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आई। इसके अलावा ब्राह्मण नाम से वो उर्दू में, और उर्दू में ही नहीं, वो संस्कृत और फारसी में भी कविता करने में सक्षम थे, और हिंदी में मरसिया लिख करके उन्होंने एक शोक गीत की एक नई परंपरा भी डाली। भारतेंदु जी के निधन पर जो उन्होंने
शोकाश्रु कविता लिखी और चार्ल्स ब्रैडला और स्वामी दयानंद की मृत्यु पर भी उन्होंने ये शोक गीत लिखे। ये मर्सिया जो उर्दू की विधा थी उसको उन्होंने हिंदी में भी प्रयुक्त किया। नाट्य शास्त्र, अनुवाद, इन सभी के क्षेत्रों में उनका विशद कार्य था। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, उसका पृष्ठपोषण आवश्यक नहीं है। और चूंकि वो बहुभाषाविद थे और इसलिए उन्होंने नाटकों में भी एक सुधार की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि आप जानते हैं कि बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। जब चीजें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो वे समय के अनुकूल नहीं रह जाती हैं, उनमें नए नए सुधार की आवश्यकता होती है। अतः उन्होंने जो संस्कृत नाटक के मानदंड थे उनसे और उनको दूर करके हिंदी के और जो युगीन संदर्भ थे उनसे जोड़ करके एक नए नाट्य धर्म की उन्होंने भी उसका उन्होंने परिपालन किया। प्राचीन और अर्वाचीन नाट्य पद्धतियों का उन्होंने समन्वय किया और अनुवाद क्षेत्र में भी उनकी महती भूमिका रही। और जो हम इस वेबिनार के माध्यम से उनकी 166वीं जयंती मनाने के लिए ये जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन मात्र आयोजन बनकर के ही ना रह जाए। और जैसा कि अभी तिवारी जी ने भी कहा कि यह पाठ्य पुस्तकों में हमारे जो भूले बिसरे प्रख्यात साहित्यकार हैं उनकी जो उपेक्षा की जा रही है, ये तभी दूर हो सकती है जब हमारे शिक्षाविद और हमारी सरकारें इनके लिए सचेत हों और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की रक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी। आपने भी एक सार दिया है जिससे पंडित प्रताप नारायण मिश्र की बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। आपने बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया है, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इस वेबिनार के समापन की ओर बढ़ रहा हूं और आज का हमारा जो अध्यक्षीय संबोधन है, जो निष्कर्ष का संबोधन है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी द्वारा संपन्न होगा और हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो अपना अध्यक्षीय संबोधन अपना दें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी। स्वागत। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। आवाज आ रही है ना? जी आइए। हाँ, हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है सूर्य के संदर्भ में कि सूर्य कोना कोना झांक आए हैं बाल साहित्य और श्रृंगार का। तो आज हमारे वक्ताओं ने प्रताप नारायण मिश्र के साहित्य, जीवन, कृतित्व, सामाजिक प्रदेय, उनका इतना विस्तृत विवेचन किया है कि एक प्रकार से कोना कोना झांक आए हैं। और इसलिए मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं कहने के लिए, कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो छूटा हो। राकेश जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की, विजयानंद जी ने भावी संकल्पनाओं और संकल्पों को बताया और उनके जीवन के संदर्भ में जो कुछ तथ्य अछूते रह गए थे उनको प्रमिला जी ने लिया, धीरज जी ने लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस विषय को और विस्तार देना चाहिए। मैं विद्वान वक्ताओं का आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े धैर्य से और बहुत सुचिंतित रूप से, सुविचारित रूप से मिश्र जी के निबंधों पर जितनी चर्चा की है और उनके योगदान पर, वह अपने आप में
उनके पूरे साहित्य को और उस पर हुई समीक्षाओं को आज तक पढ़ने के लिए अगर आप निकालें तो भी इतना तथ्य नहीं मिलेगा जितना इन विद्वानों ने इस 2 घंटे की 1.5 घंटे की चर्चा में सामने रखा है। कुछ बातें फिर भी हैं, वह इसलिए कहनी चाहिए कि जो आज की हमारी नई आलोचना पीढ़ी है उनको उधर ध्यान देना चाहिए। हमने विषय जानबूझकर रखा था हिंदी गद्य के निर्माता। जैसा राकेश जी ने कहा, गद्य का निर्माता इसलिए कहा कि हिंदी का निर्माता या भाषा का निर्माता तो कोई होता नहीं, और हिंदी बड़ी पुरानी भाषा है, 6ठी शताब्दी से हमारे बीच में है। कभी कभी लोग शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह का उदाहरण देकर परिष्ठित और फारसी, ये भी कोई समस्या नहीं थी। हमारी कोई भी बोली कभी भी राष्ट्रभाषा बन सकती है। हमारी 18 बोलियां हिंदी की हैं, उनमें किसी भी बोली का वर्चस्व किसी समय बहुत अधिक हो सकता है, और अगर उनमें वर्चस्व में कोई एक बोली आ जाती है तो उसे हमें मानना चाहिए कि वह हिंदी का ही सर्वोच्च रूप है। और जब उस रूप में हम देखते हैं तो परिनिष्ठित हिंदी की जो बात आज की जाती है, तो तुलसी से अधिक परिनिष्ठित भाषा हिंदी में अभी तक किसी ने नहीं दी है। वह भले अवधि के माध्यम से दिया है, लेकिन सबसे परिनिष्ठित भाषा तुलसी ने दी है, और उसको हम आज तक पूरी तरह नहीं अपना पाए। फारसी या उर्दू की बात करते हैं तो इसका प्रयोग रीति कवियों ने बहुत गहराई से किया है। तो हमारे पास भाषा रूप थे। हमारी समस्या ये थी कि हमारे जन जीवन में, हमारे देश में जो अन्य भाषाएं आईं और वे सरकारी कार्य, विशेष रूप से अदालती कार्य, कचहरियों का कार्य, वे अगर अलग अलग बोलियों में करते तो बिहार से लेकर हरियाणा तक हमारे पास हिंदी के इतने बोली रूप थे कि हम किस भाषा में सरकारी कामकाज करें, लोक व्यवहार करें, बाजार करें। और हम सभी जानते हैं कि उर्दू इसी बाजार का परिणाम थी, और उसमें एक बात आई थी कि एक भाषा रूप होना चाहिए, और भारतेंदु ने स्वयं दोनों रूपों को लेकर एक बड़ा लंबा पत्र अंग्रेजी में 18 पेज का गवर्नर जनरल को भेजा था कि उर्दू लिपि अगर रहेगी तो ये समस्या आएगी, और अगर देवनागरी लिपि रहेगी तो ये सुविधाएं होंगी। तो झगड़ा लिपि का मूल था, और इन आचार्यों ने, इनको तो हम आचार्य कहते हैं, जानबूझ करके कविता को तो नहीं छुआ, क्योंकि हमारे पास कविता के लिए, लोक जीवन के लिए एक ठोस भाषा थी हर क्षेत्र में, मैथिली से लेकर और ब्रज तक। लेकिन गद्य के लिए एक सार्वदेशिक भाषा की आवश्यकता थी, और भारतेंदु उसी के लिए प्रयासरत थे। और ये भाषा गांवों में पहुंचे, छोटे छोटे क्षेत्रों में पहुंचे, लोग इसको अपनाएं। इसके लिए 2 मार्ग अपनाए गए थे भारतेंदु के द्वारा। एक तो ये था कि पत्रिकाएं बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जन जीवन के लिए निकलें, और दूसरा नाटक लिखे जाएं, और नाटकों का मंचन होगा तो नाटकों से हम भाषा जल्दी सीख लेते हैं, वे दृश्य होते हैं। और इसीलिए स्वयं भारतेंदु ने छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चर्चाओं को लेकर, अभी राकेश जी ने कहा कल 25, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रहसन, इस टाइप के तमाम नाटक लिखे। और हम लोग सभी जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र
भारतेंदु के सच्चे अनुयायी थे, अनुगत थे, और उन्होंने उन सारे मानदंडों को अपनाया जो भारतेंदु अपना रहे थे। तो इनका बड़ा योगदान है भाषा के क्षेत्र में। हिंदी गद्य को एक आधार भारतेंदु के युग में मिल गया था, और उस आधार को देने में तीनों उस युग के निबंधकारों, भारतेंदु स्वयं, पंडित बालकृष्ण भट्ट और पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तीनों का बहुत योगदान था। एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए इतिहास पढ़ते समय, कि हम जब कहते हैं कि उन्नाव से कानपुर आ गए, महानगर में आए, तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि वह समय ऐसा था जब कानपुर शहर बन रहा था। आज भी गांव के लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, शहर का फैलाव बढ़ रहा है। उस समय कानपुर वह कानपुर नहीं था जो आज है, कि वे गांव से निकले और सीधे महानगर आ गए। उन्नाव की संस्कृति कानपुर से इतनी ज्यादा जुड़ी थी कि जब कानपुर एक शहर के रूप में विकसित होने लगा 1858-57 की क्रांति के बाद, तो उन्नाव के अधिकांश शिक्षित और कुलीन परिवार रोजी रोजगार के लिए, व्यावसायिकता के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कानपुर की ओर शिफ्ट होने लगे थे, और एक बड़ी संख्या में, विशेष रूप से ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या उन्नाव से कानपुर में जुड़ गई थी। दूरी ही कितनी थी, उस जमाने के ढंग से भी देखें तो पैदल का रास्ता था बैजे गांव से और उन्नाव तक का। तो पिताजी ज्योतिषी थे और कानपुर चले आए। तो कानपुर वही नहीं आए थे, पता करेंगे तो आधा उन्नाव कानपुर चला आया था, और यहाँ पर नए व्यवसाय, नए सामाजिक संक्रमण, नए विकास से जुड़ रहा था। तो कानपुर बहुत छोटा था, जरीब चौकी से लेकर के और कैंट के आसपास का इलाका, इतना ही कानपुर था। मोहल्ले बस रहे थे, नए मोहल्ले बन रहे थे। 1858 के आंदोलन के बाद, क्रांति के बाद, जब अंग्रेजी छावनियां यहाँ बनने लगी थी, तो कानपुर के तमाम गांव शहर के रूप में, नगरीकरण के रूप में विकसित होने लगे थे। तो इसलिए इस नई सभ्यता और नई संस्कृति का ऐसा प्रभाव नहीं था जो प्रताप नारायण मिश्र को शहरी बनाता। उनका चिंतन ही ऐसा था। हम लोग एक बात भूल गए कि वे पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ भी रहे हैं वर्षों, काला कांकर में, हिंदुस्तान अखबार में सहायक संपादक के रूप में। तो उनके ऊपर मालवीय जी का प्रभाव था, भारतेंदु का प्रभाव था। पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तो कानपुर के कई मित्रों के सहयोग से उन्होंने निकाला, तो यहाँ के धनाढ्यों का भी संपर्क था, और इसलिए वे सुचिंतित रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी रचनात्मकता को बढ़ा रहे थे। इतिहास की किताबें हम लोग तो पढ़ते हैं, तो शिक्षा अधिक नहीं हुई थी। हमें इन बातों को अब हटाना पड़ेगा पाठ्यक्रम में लाने के पहले, क्योंकि जब पहले से ही लिखता चला रहे हैं कि बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे। भाई, शिक्षा का अर्थ डिग्रियां नहीं होती थी, उपाधियां नहीं होती थी। आज हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हैं, कितनी उर्दू आती है, कितनी फारसी आती है, कितनी बंगला आती है, कितनी मराठी आती है, कितनी अंग्रेजी आती है, और इन 5 भाषाओं से शून्य होकर के भी अगर मैं अपने को विद्वान कहता हूँ अपने देश के अन्य भाषाओं के साहित्य से, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हमसे कितने बड़े विद्वान होंगे, जो अरबी, फारसी, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत का धड़ल्ले से व्यवहार करते थे। एक बात और, भैंसवाड़ी के मुहावरे उन्होंने लिए हैं, लेकिन ये उनके निबंधों को जिसने पढ़ा है जानता है कि संस्कृत की और विशेष रूप से वैदिक साहित्य की सूक्तियों का उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया है।
उनकी बड़ी कड़ी आलोचना की है। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध होली है, हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, और उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि धार्मिक आडंबरों का इतना कड़ा विरोध, और विशेष रूप से जातीय तत्व का, उस युग में ये करने वाला व्यक्ति कौन था? आज करें तो शायद बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा, वो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र उस युग में इतनी कटु आलोचना धर्म की और रूढ़ की और आडंबर की कर रहे थे। उनका एक और बड़ा प्रसिद्ध निबंध है, छोटा सा 1.5 पेज का, मिडिल क्लास। कभी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मिडिल क्लास प्रताप नारायण मिश्र के युग का नहीं है, ये तो हम ही हैं। 1893 में, 1870 में, 80 में जब वो मध्य वर्ग पर लिख रहे थे, और उसको अगर आज के संदर्भ में आप पढ़ें तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये इतना पुराना निबंध लिखा है। तो किसी रचनाकार को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वह आज हमारे लिए कितना जिंदा है। रचनाकार की पूरी तिथि नहीं होती, रचनाकार हमेशा जीवंत रहता है। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने जो योगदान किया वह तो किया ही, इनका योगदान यथावत आज के समाज में विद्यमान है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमने इसीलिए ये विषय लिया है हम लोगों ने कि ये हमारे बीच आज भी अपने शब्दों के माध्यम से जीवित रहें, विद्यमान रहें, उनके शब्द हमारे मार्गदर्शक बने रहें। अक्षर कभी नहीं मरते, ये अक्षर हैं। बड़ा कष्ट हुआ, 6 मई को उनकी 6 जुलाई को पुण्यतिथि थी, और कानपुर के सैकड़ों लोग और उन्नाव के फेसबुक या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन मुझसे भी जुड़े हैं। एक श्रद्धांजलि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लिए किसी ने नहीं दी थी। मैं दिन भर देखता रहा कि क्या पंडित प्रताप नारायण मिश्र कानपुर के ही हैं या उन्नाव के ही हैं, और हजारों श्रद्धांजलियां, हजारों धन्यवाद दिए जाते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र सोशल मीडिया पर कहीं नहीं थी। ये नई पीढ़ी का अगर यही योगदान है तो हम प्रताप नारायण मिश्र की जयंतियां कैसे मनाएंगे, किस रूप में मनाएंगे, इन साहित्यकारों को कैसे जिंदा रखेंगे? चंद्रशेखर जी ने अभियान छेड़ा है, उन अज्ञात तमाम पत्रकारों, साहित्यकारों को सोशल मीडिया पर ले आकर के और उनके प्रति चर्चा कराने का। अभी इसके पहले हम लोगों ने माधव प्रसाद मिश्र पर कराया था, तो मुझे वक्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था, कोई जानता ही नहीं था कि पंडित माधव प्रसाद मिश्र हैं कौन। तो ये जो हमारे हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य है कि नई नई पुस्तकें आ रही हैं, हजारों की संख्या में रोज पुस्तकें आ रही हैं, और जो पुरानी पुस्तकें, पुराना साहित्य हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमारी धरोहर है, और जिसको पढ़कर हम नए समाज को नया साहित्य भी दे सकते हैं, अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रताप नारायण मिश्र बनेंगे कैसे, कैसे पैदा करेंगे? इसलिए हमारा निवेदन है कि हम जब इन साहित्यकारों को या इनके प्रति कोई आयोजन करें तो ये जरूर देखें कि उनका कहा हुआ हमारे बीच, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे समाज में कितना जिंदा है। और अगर नहीं जिंदा है तो उस मिडिल क्लास के अंदर फिर वो भाव जिंदा करें जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने कहा था, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब डिग्री वाली शिक्षा से नौकरी नहीं मिलेगी। ये प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 में कहा था कि मैकाले की शिक्षा से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको अच्छा नागरिक बनने का मौका नहीं मिलेगा। आप क्यों
प्रमाण पत्रों के लिए पड़े हो। ये 1883 में एक व्यक्ति कह रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इतिहास को भी वहीं जाकर के देखना पड़ेगा भी। जब पंडित प्रताप नारायण मिश्र उस समय कह रहे हैं कि सब कुछ विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है। भारतेंदु ने भी कहा था, अंग्रेज राज सुख साथ सभा यति भारी, पै धन विदेश चली जात यह यति ख्वारी। तो आज कितना धन विदेश जा रहा है, कितने लोग उद्योगपति वे भारतीय हैं, इसलिए वे छोड़ दिए जाए। वे भी तो विदेश धन लेके जा रहे हैं। रोज पलायन हो रहा है उद्योगपतियों का। ये जो विदेश का पलायन धन का है, व्यक्ति के पलायन के साथ, ये हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर ले जा रहा है। हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अंग्रेजों का शासन था। 1858 तक इस देश पर एक उद्योगपति का शासन था, एक बाजार की कंपनी का शासन था, एक बाजार ने शासन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों का, मसाला बेचने वाले व्यापारियों की संस्था थी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं पूंजी के हाथ बिक तो नहीं रहे, कहीं हमारा धन आज भी विदेश तो नहीं भाग रहा है। और ये सब देखने के लिए हमारे पास आंख होनी चाहिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र वाली, पंडित भारतेंदु हरिश्चंद्र वाली, पंडित बालकृष्ण भट्ट वाली। तब हम पाएंगे कि ये जो महापुरुषों ने कहा है, और ये कितने भविष्य दृष्टा थे कि उन्होंने जो उस समय कहा था, आज वह फिर न हो। इसके लिए हमें कौन उपाय बनाने चाहिए, कौन मानदंड बनाने चाहिए, कौन पुनर्जागरण करना चाहिए, क्योंकि पुनर्जागरण की जरूरत हर युग में हमेशा होती रहती है। इन्हीं के साथ शब्दों के साथ मैं चंद्रशेखर जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि वे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निरंतर कृत संकल्प रहते हैं। और प्रमिला जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आप लोगों को जोड़ा, लगातार संपर्क रख करके। राकेश जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, वो व्यस्त थे कहीं अन्यत्र, लेकिन उन्होंने समय निकाल करके आज पूरा समय दिया और विस्तार से लगभग 1 घंटे का अपना वक्तव्य देकर, और न केवल हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया, वरन अपने 4 किलोमीटर दूर रहने वाले एक महापुरुष की पुण्यतिथि पर उनको मन से श्रद्धांजलि दी, बहुत विस्तार से। विजयानंद जी को उनके प्रति आभारी हूँ। वे शायद टेलीग्राम ऐप कम यूज करते हैं, लेकिन आज उन्होंने इसके लिए विशेष प्रयास किया और जुड़े। वे लगातार सामाजिक और साहित्यिक कार्यक्रम प्रयाग में करते रहते हैं, और इस प्रकार से मैं क्या बोलूँगा, बहुत कुछ बोला गया है। केवल समय आप लोगों का खर्च कर रहा हूँ, इसलिए अधिक समय न लेकर के मैं चंद्रशेखर जी को फिर एक बार आमंत्रित करता हूँ कि वे यथा नियम कार्यक्रम की औपचारिक समापन की घोषणा करें। जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये आपने 2-3 बातें महत्वपूर्ण बताई हैं आज के नई पीढ़ी के लिए और साहित्यकारों और पत्रकारों के लिए खास तौर पर, कि जब तक जो भी महापुरुष हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी रचनाएं कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती हैं। इसलिए पुण्यतिथि का मनाने का कोई मतलब नहीं है। उनको याद करना, उनको अपने जीवन में उतारना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और दूसरी बात कि आपने जो एक सुझाव दिया है, मार्मिक सुझाव है और निर्देशात्मक सुझाव है,
कि हम जब भी कोई कार्यक्रम करें उनको याद करें, उनको सच्चे मन से याद करें। तो आवश्यक है कि हम उनके बताए हुए आदर्शों को आत्मसात करें, उनका अनुकरण करें, तभी ये हमारा ऐसा आयोजन सफल होगा और उपयोगी सिद्ध होगा। अब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहा हूँ और हमारे बीच में डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख अरुणाचल में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ISMP के प्रदेश के चेयरमैन भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप में समापन करें। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी। आभार सर। आज इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज परिचर्चा हुई, यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं टेलीग्राम पहली बार प्रयोग करने के नाते ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाया, समय से नहीं जुड़ पाया, जबकि प्रयास मैं कर रहा था। अंततः मैं जुड़ा और आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे सर को सुना और खुद से क्षोभ भी महसूस हुआ जब वे कह रहे थे कि आज की नई पीढ़ी जो सोशल मीडिया को लेकर लगातार यूज टू है, लेकिन पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की पुण्यतिथि को लेकर के वह सोशल मीडिया पर न तो सक्रिय दिखी और न किसी तरह से कोई शब्द अर्चना श्रद्धांजलि स्वरूप दिखी। तो यह कहीं ना कहीं मुझ जैसे नई पीढ़ी के लोगों के लिए भी लज्जित करने वाला है और मैं इसके लिए सहर्ष माफी मांगता हूँ। निश्चित तौर पर पुरानी जो परंपरा रही है, पत्रकारिता की जो रीढ़ रही है, वह है बेहद महत्वपूर्ण रही है। मैं राकेश सर को नहीं सुन पाया, लेकिन लक्ष्मीकांत पांडे सर ने जिस तरीके से बसते हुए कानपुर, नया नया बसता हुआ कानपुर का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया, उस अनुभव के बरास्ते से मालूम चला कि एक शहर के बनने में क्या कुछ लगता है, कैसे एक शहर जीवन पाता है और उस जीवन को विकसित होते हुए देखता है। और आज हमने जो विकसित जीवन या विकसित समाज पाया है, वह उन्हीं पुरोधाओं की देन है, जिसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी आते हैं। मैं अपनी ओर से इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वतजनों का सादर आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय राकेश कुमार शुक्ल सर का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे सर का, जिनकी पत्रिका नवनिकट से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ अपने शोधार्थी जीवन से ही, और मैं सर का आभारी हूँ कि उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से आज मैं एक अध्यापक के रूप में अपना अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। साथ ही साथ विजयानंद तिवारी सर दिख रहे हैं, आदरणीय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। साथ ही साथ परमिला अवस्थी मैम को भी मैं नवनिकट के दिनों से ही जान रहा हूं और मैम का वक्तव्य भी पिछले 2-3 कार्यक्रमों में सुना है और मैम के विद्वतापूर्ण वक्तव्य और बोलने के लहजे और शैली का मैं बहुत ही मुरीद हूं। मैं मैम का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मोहनलाल मिश्र सर हैं, मोहनलाल मिश्र सर का भी मैं आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और अपने चंद्रशेखर सर, जो कि ISMP को लेकर जिस तरीके से सहृदयी हैं, सक्रिय हैं और चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र भर में अखिल भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक और एक तरह से कहें कि प्रेरणादायी स्वरूप बने पत्रकारिता का और साहित्यिक पत्रकारिता अपने पुराने दिनों में, पुराने कलेवर में जिस तरीके से एक आभा, एक कांति बिखेर रही थी, वह अपनी भूमिका में आज भी
आगे जाए और अपने जवाबदेहपूर्ण पेशे का मान बढ़ाए। उसके लिए आप लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपने तय जोड़ रहे हैं, और यह निश्चित तौर पर न सिर्फ सराहनीय और उल्लेखनीय है बल्कि आपके प्रति कृतज्ञता का भाव भी पैदा करता है। मैं आदरणीय सर का आभार व्यक्त करता हूं, आपको कोटि सा धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद एवं आभार सर।